बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नॉवल है वो नौसिया है, फिलोसफिकल नॉवल है। और यॉन पॉल सार्त्रा ने इसको लिखा है 1938 में। यॉन पॉल सार्त्रा फ्रेंच प्ले राइट, नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बायोग्राफर हैं। इस नॉवल में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, कंटेक्चुअल ओवरव्यू, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, सेल्फ रिसेप्शन, बैड फेथ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कैरेक्टर्स और थीम्स के बारे में हम जानेंगे। तो पहले कि मैं इस नॉवल को आगे बढ़ाऊं, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यॉन पॉल सार्त्रे पेरिस में 1905 में इनकी जो है पैदाइश हुई, और 1905 से लेकर 1980 तक का इनका लाइफ स्पैन। इनकी जो डेथ है वो जो है वो आप कह सकते हैं लंग एडीमा की वजह से 1980 में होती है। इनके वालिद जो है वो नेवी में ऑफिसर थे, और ये सिर्फ 15 मंथ के थे जब इनके वालिद की डेथ हो गई थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात सिमोन de beauvoir से हुई, जिनके साथ इनका लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहा, अगरचा इनकी शादी नहीं हुई। जर्मनी में ये बहुत सारे फिलोसफर जैसा कि मार्टिन हेडेगर या एडमंड हसरल के साथ इनकी जो है मुलाकात रही, उनके कामों के साथ इनको आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट रही। और वहीं पे इन्होंने एक खास किस्म की फिलोसफी, जिसको अवेयरनेस की आगाही के मुतालिक फिलोसफी कह सकते हैं, फिनोमिनोलॉजी, उसमें इनकी दिलचस्पी बढ़ी। इसके अलावा हसल की फिलोसफी ने भी इनको काफी मुतासिर किया, जिनका हमें असर इनके बाद वाले आने वाले काम, जैसा कि नौसिया इनका पहला नावल है, इसमें मिलता है। और इसके अलावा बीइंग एंड नथिंगनेस में मिलता है। इसके अलावा जो इनका पहला प्ले शाया हुआ, जो दी फ्लाइज, उसमें भी जो है वो हमें नजर आता है, जो कि 1943 में शाया हुआ। और यॉन पॉल सार्त्रा जो है वो जंग जो है वो जंग अजीम जो दोयम है, वर्ल्ड वॉर सेकंड, वो शुरू हो गई। और उसी पीरियड के दौरान इन्होंने अपने काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्क जो लिखे हैं। अब अपने टॉपिक पे हम बात शुरू करते हैं। यॉन पॉल सार्त्रा फ्रेंच फिलोसफर, प्ले राइट। इसके अलावा इनकी जो आप कह सकते हैं कि जो ये जो नॉवल है फर्स्ट पर्सन अकाउंट में लिखा गया। और एग्जिस्टेंशियलिज्म की अगर बात करें तो एक ऐसी फिलोसफिकल थीरी है जिसमें लोग जो हैं उनको फ्री एजेंट, आजादी हासिल है। वो अपने चॉइसेस, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्री विल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब दे आर द वन हु विल डिसाइड अबाउट देयर एक्शंस, देयर लाइफ। दे आर गिवन चॉइसेस, उनको आजादी है, चॉइस दी हुई है किसी तरीके से। तो ये इस फिलोसफी का प्रचार करते हुए हमें नजर आते हैं। अगर हम इनके 5 टेनेट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म देखें तो हमें इंडिविजुअलिटी, कॉन्शियसनेस, फ्रीडम, फ्री विल या रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, ये तमाम चीजें जो है वो इस फिलोसफी में नजर आते हैं। अगरचा इससे पहले बहुत सारे और फिलोसफर लाइक जैसा कि कार्ल जेस्पर या सॉरेन किरकेगार्ड वगैरह नजर आते हैं जिन्होंने इसका प्रचार किया। हम आगे चल के उनके बारे में भी पढ़ते हैं। Existentialism is a 20th century philosophical movement that examines human existence and emphasizes the centrality of human freedom. इंसान को कितनी आज़ादी हासिल है, वो कितना खुद मुख्तार है अपने फैसले करने में, क्या इस बेमकसद या बेमानी दुनिया में वो अपनी आज़ादी अच्छे तरीके से मना सकता है, उसको कितनी आज़ादी है अपने मफहूम को जानने में। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने इन चीज़ों का प्रचार किया। सॉरेन किरकेगार्ड का मानना था कि जिंदगी बिल्कुल अब्सर्ड है, लोग जो है वो मरने के लिए पैदा हुए हैं। इसके अलावा इस डैनिश फिलोसफर का ये मानना था कि क्रिश्चियनिटी या मजहब के जरिए लोगों को मानी तलाश करने में काफी वक्त लगा। फ्रेडरिक नीचा, जर्मन फिलोसफर, बात मानते हैं कि लोगों को मजहब पर यकीन नहीं होगा, और साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से वैसे ही डिक्लाइन आता जा रहा है मजहब में। इसके अलावा लोगों को कुछ नया करना पड़ेगा, ताकि वो कुछ नया फिलोसफी बनानी पड़ेगी, नया पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि उस मोरालिटी पे वो बिलीव कर सके। कार्ल जस्पर जर्मन साइकेट्रिस्ट है, उनका मानना था कि फिलोसफी जो है उसका गोल ये है कि वो लोगों की एग्जिस्टेंस के मुतालिक सवालात का जवाब दे सकती है। इसके अलावा जैसा कि पेन, डेथ या मुश्किल इवेंट जो है वो इंसानों को मजबूर करते हैं कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को दरियाफ्त कर सके। योहान पॉल सार्त्रा के बारे में बात करें तो उसका मानना है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अगर हम अरस्तू की बात करें या हम प्लाटो की बात करें तो उनका ये मानना था हर चीज का एसेंस होता है। एसेंस क्या? अगर आप एक नाइफ को ले लीजिए तो आपको पता है कि एक नाइफ का एक हैंडल होता है, एक शार्प एज होता है, और नाइफ का पर्पस क्या है? वो काटना है। तो ये चीज मिलकर उसका एसेंस बनाती है। तो जबकि योहान पॉल सार्त्रा का ये कहना है कि सबसे पहले किसी का वजूद अहमियत का हामिल है, ना कि उसका एसेंस। जो हमने उसके एसेंस
डिक्लेयर किए हुए हैं, जैसा कि कलर्स, उसकी खसूसियात, वो बाद की बात है। इसी नजरिए को वो अपने इस नॉवल में भी नजर करते हैं। इसके अलावा अ पर्सन एग्जिस्ट फर्स्ट एंड देन क्रिएट्स हु दे आर, यानी इसके बाद अपनी चॉइसेस उनको मीनिंगफुल बनाती हैं और लोगों को अपनी आइडेंटिटी को इन्वेंट करने की जरूरत है। इन्वेंट करने से मुराद ये नहीं है कि वो कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर, पायलट। इसका मतलब ये है कि भले वो कुछ भी हों, किसी शोबे में भी हों, लेकिन अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल तरीके से गुजार रहे हैं, तो वो जो है, आप कह सकते हैं, अपनी मीनिंगफुल लाइफ जो है वो गुजारने का हक रखते हैं। यॉन पॉल सार्त्रे ने, जैसा कि जर्मन फिलोसोफर एडमंड हस्टल की जो फिनोमेनोलॉजी है उस पे इन्होंने मुतासिर हुए, जिसका मानना यह था कि इंसान अपनी आगाही किस तरीके से बढ़ाता है, और आगाही में बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंसेस आ जाती हैं, टेस्ट, स्मेल, टच, हियर वगैरह। सार्त्रे की जो कोशिश थी कि वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम जो है, कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, और वो इस नॉवल में उनकी ये हमें अटेम्प्ट जो है वो नजर आती है। इसके अलावा जो इस नॉवल का मरकजी किरदार है रॉकेंटा, उसकी जो एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज का फेलियर है, वो सब हमें नजर आता है कि किस तरीके से वो इस मुश्किल से नबर्द आजमा है। ही हैज टू फेस दीज ऑल चैलेंजेस। अब अगर हम देखें तो एक क्रिटिक है विलियम एस्पेनस, उनका ये मानना है कि इस नॉवल में बहुत ही शानदार तरीके से नेगेटिव कैपेबिलिटी का नजर आता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी से मुराद कि विदाउट बीइंग इरिटेबल विद फैक्ट, लॉजिक एंड रीजन। तो इस तमाम चीजों को इस नॉवल में इसलिए नजर आता है कि जो प्रेजेंटेशन दी गई है अनसर्टेनिटी की, या ड्रेड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, या एग्नी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो दिखाया गया है इस नॉवल में, वो इतना ताकतवर है कि इमेजिनेशन कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड इट। अब अगर हम इसके प्लॉट डायग्राम के ऊपर नजर डालें तो हमें नजर आता है कि किस तरीके से शुरू में रोकेंटा जो है, उसको रियलाइज होता है कि वो सफर करके अब जो है वो थक चुका है, और अब इसको अब रिसर्च करना है। रोकेंटा शुरू से ही एक रिसर्च के तौर पर काम कर रहा है, आप इसको हिस्टोरियन कह सकते हैं, एक बुक के ऊपर। और रोकेंटा जो है एक दिन एक पत्थर उठाता है, उसको समझ आता है कि कोई इसको बीमारी सी है किसी तरीके से, स्वीटिश सिकनेस महसूस होती है। इसके बाद वो डायरी रखने की कोशिश करता है, उसको बार बार नौसिया फील होता है, और म्यूजियम में उसको ऐसा एहसास होता है कि शायद किसी भी चीज उसकी जिंदगी का वजूद नहीं है, और फिर वो डायरी लिखना भी छोड़ देता है। अगर हम मजीद चलें तो रोकेंटा को अपने वजूद का एहसास होता है। वो चेस्टनट ट्री के नीचे बैठा होता है जब वो रूट को देखता है और उसके कलर के बारे में सवालात पूछता है अपने आप से, और फिर वो डिड्यूस करता है कि मीनिंग क्या है, एक्सिस्टेंस का वजह क्या है। इसके साथ ही वो पेरिस मूव करता है अपनी एक्स लवर एनी को मिलने, लेकिन कोई भी मुस्तकबिल ना पाकर वापस आ जाता है। इसके बाद वो अपनी अपनी जो क्विट करता है डायरी को, उसके बाद वो एक नॉवल लिखने का प्लान बना लेता है। इस तमाम वाक्य में हमें नजर आता है कि वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर होता है, एंड ही ट्राइज टू ओवरकम दो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अब हम प्लॉट समरी की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने मेन कैरेक्टर्स जो हैं नजर आ रहे हैं। रोकेंटा जो कि इंडिपेंडेंट स्कॉलर है, हिस्टोरियन है। ये इसकी एक्स लवर है एनी, फॉर्मर एक्ट्रेस, और ये इसका कह सकते हैं एक्वेंटेंसेस है। सेल्फ टॉट मैन, ऑटोडायडेक्ट है, क्लर्क है, रीडर, सारा दिन लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता है। अब हम प्लॉट की तरफ चलते हैं। जनवरी में सेट हुआ फरवरी 1932 में फिक्शनल पार्ट टाउन ऑफ बोवाइल, फ्रांस में। आगाज में ही हमें एडिटर के नोट से हमें ये बात बताई जाती है कि किस तरीके से इसके जो पेजेस हैं वो डायरी फॉर्मेट में जो है वो लिखे गए हैं। और डायरी फॉर्मेट में जो एडिटर है वो ये बताता है कि ये जो किताब है, या जो ये जो पेजेस हैं, इसी तरीके से रोकेंटा की तरफ से मिले हैं। और जो है, अब वो जो कि यूरोप, सेंट्रल यूरोप या नॉर्थ अफ्रीका से घूम फिर के आ चुका है, और अब मोबिल में सेट हो चुका है, और एक रिसर्च उसने शुरू की है मार्कीज डी रोलेबॉन पे। तो अब ये हमें स्टार्ट में जो एडिटर्स नोट है वो हमें यहाँ पे मिलता है। अब जो रोकेंटा हिस्टोरियन है, सेटिंग, और यहाँ पे इस शख्स पे ये रिसर्च कर रहा है अपनी, आपके सामने मार्किस डी रोलेबॉन जो कि फ्रेंच अरिस्टोक्रेट है, उस पर इसकी रिसर्च शुरू है। शुरू के आगाज में ही वो एक पेज उठाता है, लेकिन उसमें वो देखता है कि उसमें कुछ भी उसको नजर नहीं आ रहा। रास्ते में चलते हुए वो अगर किसी चीज को भी नोट करता है, फोकस करता है, तो बेजार और अजीब तरीके से उसको हर चीज का एहसास होता है, अपने माजी के गुजरे हुए दिनों को भी। और हर तरीके से वो, उसको आप कह सकते हैं कि बैड एक्सपीरियंस उसको फील होता है।
डायरी लिखने का आगाज इसलिए करता है कि शायद वो कुछ लिख सके, कुछ सेव कर सके, और जो भी कुछ उसको एक्सपीरियंस हो रहा है डेफिनेटली उसको नौजिया जो फील हो रहा है उसको वो ओवरकम करने के लिए ये काम करे। उनको जो स्ट्रेंज फीलिंग उसको महसूस हो रही है, इस तमाम तरीकों को वो डायरी में लिखने का प्लान बनाता है। इसके अलावा जब वो ग्लास या किसी भी चीज को टच करने की कोशिश करता है राह में चलते हुए, एक डैम पीस ऑफ पेपर जो कि स्ट्रीट पे पड़ा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, ये तमाम चीजें इस चीज की शो करती हैं कि उसको रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने में मुश्किलात का सामना है। अपनी इस स्ट्रेंज फीलिंग को जो वो महसूस करता है वो नाउजिया ऑफ हैंड्स कहता है। रोकेंटा इस हिस्टोरिकल रिसर्च जो उसने जारी की हुई होती है मार्केस डी रोलेबॉन को, वो इसको बोर करने लग जाती है। यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये नॉवल इस फिलॉसफी को आसान तरीके से ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से एक वेल ऑफ परसेप्शन में रोकेंटा जो है वो छुपा हुआ है, और इस वेल ऑफ परसेप्शन में वो डिस्कस्ट और वॉन्डर का शिकार है। फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉवल में हमें नजर आता है कि वो आम आम चीजों से मुश्किलात उसको होती है, कब गटर में पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा या कोई भी छोटी ऐसी चीज जिसको वो देख के छूने की या किसी तरीके से करने की कोशिश करता है, वो उसको मुश्किलात देती है। आगे चलते हैं। रोकेंटा ये इक्तराफ करता है कि वो अपने आप के साथ भी झूठ बोलता है, ये आपके सामने कोटेशन मार्क है। इसके अलावा सार्त्रे ने इसको सेल्फ डिसेप्शन कहा है। सेल्फ डिसेप्शन से मुराद ये है जब आप अपने आप को झूठ में छुपा रहे हो किसी तरीके से, अ, आपकी इनकैपेसिटी हो टू कोप विद द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बिकॉज सार्त्रे के मुताबिक वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। तो ये सेल्फ डिसेप्शन को आप ये समझ सकते हैं अपनी फॉल्स आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करना और अपने आप को धोखे में रखना। रोकेंटा अपने आप को एहसास करता है कि वो आजाद नहीं है, और फिर इस तमाम कैफियत को वो किसका नाम देता है? नाउजिया का नाम देता है। वो ये समझता है कि ये नाउजिया सिर्फ इसके अंदर नहीं है, ये बाहरी दुनिया की तरफ भी वजूद रखता है। रोकेंटा अपनी डायरी में ये बयान करता है कि चीजें बुरी हैं। इसके अलावा वो लोगों के बजाय हाथों में आईलिड्स या हेयर या चीक्स के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। अगर हम देखें कि किस तरीके से वो बारमेड से जब अपना पसंदीदा गाना सम ऑफ दीज डेज चलाने की कोशिश कहता है, तो फिर उसको एहसास होता है कि क्या ये गाना उसकी मुश्किलात को कम करेगा। लेकिन याद रहे यही म्यूजिक उसको एक मीनिंगफुल लाइफ के बारे में आप कह सकते हैं, या ये गाना सुनकर उसको एक एपिफनी होती है जिससे वो समझता है कि कैसे उसने अपनी इन हालात को ओवरकम करना है। साथ साथ बारटेंडर के जो आप कह सकते हैं कलर उसने जो पहने हुए हैं स्ट्रैप्स, उसके कलर के मुतालिक भी बार बार इसके मुतालिक सवाल आते हैं कि वो पर्पल क्यों है या उसको पर्पल रंग क्यों दिया गया है। उसकी वजूद के मुतालिक सवालात काफी सारे इसके ज़हन में आते हैं। अब अपने इस सॉन्ग के बारे में कि वो इसको एलिवेट कर सकता है, लेकिन सॉन्ग सुनते ही गाना चले जाता है। ये जहन में रखने वाली बात है कि नासिया जो है उसका मिडनाइट पे खत्म हो जाता है और पूरा दिन बाकी रहता है। रोकेंटा ये महसूस करता है कि जो नासिया है वो उसको जो है वो उसके अंदरूनी हालात की जो मुश्किल कैफियत है वो उसको जो है डाइवर्ट कर रहा है, उसको जो है वो सही तरीके से चीजों को फोकस करने पे जो है वो नहीं करने देता। लाइब्रेरी में उसकी सेल्फ टॉट मैन से मुलाकात होती है। याद रहे सेल्फ टॉट मैन ह्यूमनिज्म या दूसरी ऐसी फिलोसफीज की सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया गया है ताकि एक कंपैरिजन बिल्ड किया जा सके। अब यहाँ पर इस इम्पैक्ट में वो ये समझता है कि टाइम की जो मीनिंगलेस है, टाइम भी तकरीबन मीनिंगलेस हो चुका है इसके साथ ही। और रोकेंटा जो है वो अब यहाँ पर ये फैसला करता है कि जो इसकी रिसर्च है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही, और वो अब उसको जाके इस चीज का इदराक होता है कि जो वो रिसर्च कर रहा है वो दर हकीकत अपने आप को छुपाने के लिए कर रहा है, और दर हकीकत में वो जो शख्स रोलेबान है वो इसका ही दर हकीकत में एक रूप है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि ये जो इसकी तमाम तरह की इस तरह की जो फीलिंग है वो दर हकीकत इसकी इन्हीं तरह की इनएबिलिटी टू कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ नाउजिया, विद द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये तमाम बातें उधर से निकलती हैं। इसके अलावा अपनी एक आप कह सकते हैं पार्ट टाइम लवर जो है फ्रॉम काज मैनेजर ऑफ कैफे, उसके साथ वो जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद सडन अटैक ऑफ नौसिया जो है वो उसको वॉमिट करने पे मजबूर करता है, क्योंकि वो ये समझता है क्योंकि उसकी बॉडी पे बहुत सारी एंड्स यानी चींटियां चल रही हैं या इस तरह के थॉट्स उसको आते हैं।
यानी किसी भी तरीके से वो नहीं समझता। अपनी एक्स लवर एनी को खत लिखता है और उसको मिलने का कहता है, आस्किंग टू कम विजिट हर इन पेरिस। रोकेंटा जो है वो ये समझता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इतना वेट है उसके ऊपर कि वो शायद ना ही जा सके उसके बाद। इसके अलावा वो बोविल की पिक्चर गैलरी में जब विजिट करता है तो बहुत सारी पेंटेड आईज जो लोग सारे स्कल्पचर हैं उनको देखते हुए उसको ये एहसास होता है कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो कि वो अब वर्दी सब्जेक्ट हैं और आज तक उनके पोर्ट्रेट मौजूद है। रोकेंटा अपने पास्ट के बारे में समझता है कि वो किस तरह से जो है वो यूजलेस हो चुका है और डेथ तो किसी वक्त भी आ सकती है, तो फिर क्यों इससे छुपना या कोशिश क्या करनी। इसके साथ ही रोकेंटा जो है ये समझता है कि इस मौके पे आके कि जो उसकी जो रिसर्च है रोले बॉम्ब पे वो पॉइंटलेस हो चुकी है। आप ये समझ सकते हैं कि ये क्लाइमैक्स है इस नॉवेल का। यहाँ पर आके उसको समझने आना लग गया कि उसकी पर्पसफुलनेस तरीके से कैसे उसको जीना चाहिए। उसकी जो वो समझता है कि दरहकीकत ये रिसर्च उसको अपनी रियलिटी से छुपा रही है और उसकी अंडरस्टैंडिंग को छुपा रही है, और फिर कहकर वो ये काम छोड़ देता है। सेल्फ टॉट मैन जो कि ह्यूमनिज्म या सोशलिज्म का और फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी का आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसके साथ रोकेंटा जो है उसकी बहस होती है। और यहाँ पर बहुत ही अहम एक बात सामने नजर आती है कि रोकेंटा उसको मजाक उड़ाता है और उसको ये कहता है कि तुम अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स को ही प्यार करते आए हो, बल्कि जो वजूद है यानी जो एग्जिस्टेंस है किसी चीज का उसको तो तुमने देखा ही नहीं है। इसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए कि जब आप किसी इंसान को प्यार करते हैं तो आप उसकी यूथ यानी सिंबल को यानी उसकी जवानी को या उसके खूबसूरती को जो इलामतें जुड़ी हैं उसको प्यार कर रहे होते हैं, उसके वजूद को नहीं, यानी उसका जो बीइंगनेस है उसको आप नहीं देख रहे होते। तो इस बात को लेकर रोकेंटा जो है इसका सेल्फ टॉट मैन का मजाक उड़ाता है। अब यहाँ पर जो है इसको एहसास होता है कि जो फेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है वही दर हकीकत में नाजिया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक चेस्टनट ट्री पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया होता है और वहां पे उसको अपने एग्जिस्टेंस के मुतालिक पता चलता है। जब वो इसके रूट को देखने की कोशिश करता है तो वो उसको ब्लैक नजर आती है। फिर वो पूछता है कि ब्लैक भी किस तरह की है, ऑलमोस्ट ब्लैक या किसी और तरीके से। तो फिर वो उसको अंदाजा होता है कि ब्लैक डिड नॉट एग्जिस्ट, कि स्याह रंग का तो कोई वजूद नहीं है, बल्कि जो वजूद है वो रूट का है। वो रूट ऐसे ही मौजूद थी जैसे कि जिस हालत में पहले ही मौजूद थी। इसके साथ ही आप आप देख सकते हैं कि वो ये समझता है कि जो रूट है वो पहले एग्जिस्ट की और बाद में जो हमने एट्रीब्यूट की जो फीलिंग्स हैं वो एसेंस जो उसके साथ अटैच किया वो दर हकीकत में ब्लैक है। तो इस तरीके से हमें ये कंसेप्ट भी देने की कोशिश कर रहा है सार्त्र यहाँ पे कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, के पहले वजूद का जो है वो मौजूद है और उसके बाद उसका एसेंस जो है वो आप तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले यानी आप, और उसके बाद जो एसेंस या आपसे जुड़ी हुई बातें हैं। रोकेंटा अपनी लवर को मिलने की कोशिश करता है और जो लवर है वो उसको माइलस्टोन का नाम देती है। माइलस्टोन से मुराद ये है कि वो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करवाना चाहती है कि भाई जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि मैं कितनी हूँ, मेरी एज कितनी है या मैं किस तरीके पे पहुंच चुकी हूँ। तो इस चीज को सॉर्टरा बैड फेथ का नाम देता है, एक ऐसी अटेम्प्ट जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हुए किसी और तरीके से आप अपनी शनाख्त बचाना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि escape the freedom that believes is an inherent feature of our lives। बैड फेथ एक मुगालते में या एक बुरे ख्यालात में, या आप कह सकते हैं जीना एक ऐसी बदगुमानी में जीना जिसमें आप समझ रहे हैं कि आप ठीक तरीके से जी रहे हैं लेकिन दर हकीकत वो आपको आपकी हकीकत के मकसद से जाने से रोकती है। हालांकि अगर एनी चाहे तो अपनी अपनी एसेंस खुद क्रिएट कर सकती है, अपनी आपकी आइडेंटिटी को खुद ड्राइव करती है, लेकिन वो रिलाई कर रही है रोकेंटा के ऊपर कि तुम मेरे लिए माइलस्टोन हो और तुम्हें ही देख के मैं अपने वजूद को मेजर करती हूँ कि मैं किस तरह की। अगरचे इस रिलेशन को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता और रोकेंटा जो है वो उसको वापस आने का कहती है और रोकेंटा जो है वापस आ जाता है। अपने आखिरी दिनों में सेल्फ टॉट मैन एक स्कैंडल में फंस जाता है और जो है और उसको लाइब्रेरी से बैन कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एनी है वो भी अपने पास्ट मोमेंट्स को बहुत ही जो है वो परफेक्ट मोमेंट्स के साथ जो है वो याद करके अक्सर जो है वो बात करती है, परफेक्ट मोमेंट्स का वो बार बार जिक्र करती है। इसके अलावा उसको एक चूंकि पास्ट एक्ट्रेस एक्ट्रेस है
उसको बहुत सारे डायलॉग और फ्रेंच हिस्ट्री, काफी सारे पैराग्राफ को जुबानी याद है, जो कि इस चीज की रिप्रेजेंट कर रही है कि उसको आज से ज्यादा अपना माजी ज्यादा करीब है। तो सार्त्रे ये बताने की भी कोशिश करते हैं किस तरीके से हम अपने एग्जिस्टेंस आज के बजाय दूसरी चीजों के बारे में फिक्रमंद दिखाई देते हैं। रुकंडा फ्रांसास को गुड बाय कहता है, जो कि आप कह सकते हैं मैनेजर है कैफेटेरिया की, और फिर उसके बाद उसी सॉन्ग को सुनता है और फिर उसको एहसास होता है कि सॉन्ग जो है उस कैसेट से, या आप कह सकते हैं उससे अलग उसका वजूद है मटेरियल रिकॉर्डिंग से, और फिर उसको सोचता है कि मुझे अब नॉवल लिखना चाहिए। इस जगह पर उसको इस चीज का अदराक हो जाता है कि मुझे जो है अब जो मेरी एग्जिस्टेंस है, इट नो लॉन्गर एवोक्स एन एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी, बल्कि एक ऐसी नथिंगनेस है, और इसका कोई यानी आप कह सकते हैं वजूद नहीं है, बस आपको रहना है। यू आर कंडेम्ड टू बी फ्री, और आपको इस फ्रीनेस में या नथिंगनेस में मीनिंगफुल लाइफ को खुद बनाना है। अब इसके साथ ही रुकंटा कन्विंस हो जाता है कि इसकी जो अनइजीनेस है लाइज ऑफ एक्शन, और इस ये अगर उसको इग्नोर करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो ही वुड बी एबल टू ओवरकम हिज नाउसिया। जैसा कि दूसरी तरफ शास्त्री लिखते हैं कि लाइफ बिगिंस ऑन द अदर साइड ऑफ डेस्पेयर। थीम्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हमें नजर आता है कि इसमें अनवी, वेरीनेस, थकावट या एग्जिस्टेंशियल एंग्विश, फ्री विल, कॉन्टिजेंसी, ये तमाम चीजें हमें जो है वो नजर आती है। एग्जिस्टेंशियल एंग्विश, रोकेंटा का जो नौजिया है वो उसको परेशान किए हुए है, उसकी सराउंडिंग हर चीज उसको ऐसे महसूस होता है कि उसकी जो सेंसरी एलिमेंट्स हैं, तमाम चीजें वो सारी की सारी उसके लिए परेशानी का बायस है। दर हकीकत उसको रोजमर्रा जिंदगी के कामों में भी मुश्किलात का सामना है। अगर इसको साइकोलॉजिकल नॉवल के तौर पर डील किया जाए तो इसमें ये हम दूसरी इसको चीजें भी इसके अंदर काफी तलाश कर सकते हैं। पास्ट जो है उसके लिए मीनिंगलेस है और उसका कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। रुकेंटा इस दुनिया से दूर होता है और वो लोगों को बुरे तरीके से सोचता है। इलाका जो है बोवील, उसके लोगों को ये मुख्तलिफ तरीकों के नामों से बुलाता है, और ये तमाम बातें हमें नजर आती हैं। फ्री विल एंड फेट के बारे में, क्या वो कितना आजाद है अपनी करने में, या वो बाइंड है, क्या उसको अपनी जिंदगी का मकसद खुद बनाना है, या वो प्री डेस्टाइंड या प्री ऑर्डेंड फेट के मुताबिक चल रहा है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, सबसे पहले आप हैं, उसके बाद एसेंस या वो एट्रीब्यूट जो आपसे जुड़े हुए हैं। एक पर्सनैलिटी है इज नॉट बिल्ट ओवर अ प्रीवियसली डिजाइन मॉडल अ प्रिसाइज पर्पस, यानी पहले से कोई चीज सफेद काला गोरा नहीं होती, बल्कि जो आपका वजूद है वो उस तरीके उसको जो है वो उसकी एट्रीब्यूट बनाता है। यानी इसके आप यूं समझ सकते हैं कि कोई भी चीज सबसे पहले उसकी जो बीइंग है, इंपॉर्टेंस उस चीज की है। इसके अलावा एग्जिस्टेंस इज द स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टिंग और अकरिंग बीइंगहुड, व्हाइल एसेंस इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ द थिंग और आइडिया। फ्री विल शास्त्र एक्सप्लेन करते हैं कि वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, और इस फ्री में ही हमने जो है वो आजादी अपनी हासिल करनी है, इसी में हमने अपनी आपको लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है और इसी तरीके से अपने आप को जीना है। रोकेंटा गिव्स अप ऑन द मार्किस डी रोलेबॉन की इन्वेस्टिगेशन पे। वो समझता है कि वाज ट्राइंग टू रिससिटेट रोलेबॉन टू एक्सप्लेन हिज ओन लाइफ, अपनी ही लाइफ को। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो रोकेंटा है लोगों के बारे में वो बात करते हुए उनको इडियट्स भी कहता है, और बोवील के लोगों को। इसके साथ साथरे का मकसद ये भी है कि हम ये बता सके कि रोकेंटा की जो नौजिया है वो एक ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टेंस को जाहिर करता है। दर हकीकत में वो इस तलाश में है कि वो कैसे जो है वो अपने आप के मकसद को तलाश कर सके। इसके अलावा अगर हम मजीद इसको देखें तो हमें नजर आता है कि नौसिया वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, और जब तक बढ़ता रहता है जब तक उसको अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मिल जाता। तो इसके बाद वो फिर चीजों को ऑब्जेक्ट्स के तौर पर नहीं देखता, वो चीजों को कलर या शेप के मुताबिक नहीं देखता, बल्कि हर चीज उसको सेपरेट नजर आती है। सेपरेट नजर आते हुए वो उसको प्योर बीइंग की हालत में तलाश करता है। ये वो चीज है जिसको शास्त्र हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसके साथ ही हमारा ये जो है टॉपिक खत्म होता है, और आप इसके साथ मजीद स्टडी रेफरेंस भी देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं डिक्शनरी डॉट में कि ये क्लासिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट हीरो है। इसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि जो कि हमें बता सके आम ट्रेडिशनल नॉवल में जो हमें नजर आता है किसी तरीके से। एक ऐसा क्लासिक
जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट हीरो है, जो कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और जो है इसमें आप ये देख सकते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस एक ऐसी फीलिंग है, इनएबिलिटी टू कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन और मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ जो है दैट वेज हैवी अपॉन एन इंडिविजुअल। और समटाइम्स you have to find out the answer, sometimes you are leave depressed in this world। और तो ये तमाम चीजें, और सार्थरे हमें ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि हम जिंदगी में आजाद अगर हैं तो कितने आजाद हैं। और बाज़ औक़ात यहाँ पर आपके आने का कोई वजूद का कोई मकसद नहीं है, कोई यानी तरीकाकार नहीं है, आप बस जिंदगी में यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आपने खुद आके अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बनाना है। इसके साथ ही हमें नथिंगनेस या कॉन्टिजेंस फिलॉसफी का भी नजर आता है कि बाज़ औक़ात चीजों का मीनिंग मिल जाता है और बाज़ औक़ात लाजमी नहीं है कि आप मीनिंग तलाश करें। आप मजीद रेफरेंस के तौर पर इन तमाम चीजों का मुआयना कर सकते हैं। शुक्रिया।